नमस्कार दोस्तों, आरके स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अधिगम के पिछले वीडियो में हमने एडवर्ड टोलमैन का चिन्ह या प्रतीक आधारित अधिगम का सिद्धांत था, उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करने वाले हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसका प्रवर्तक है जीन पियाजे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस सिद्धांत का अन्य नाम। तो इस सिद्धांत को कृत्यवादी अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्यवादी अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जीन पियाजे की पुस्तक का नाम द लैंग्वेज थॉट ऑफ द चाइल्ड। द लैंग्वेज थॉट ऑफ द चाइल्ड जीन पियाजे के द्वारा लिखित एक पुस्तक है जिसका नाम है द लैंग्वेज थॉट ऑफ द चाइल्ड। कि एक बालक का जो भाषा विकास है और उसके विचार है, एक बालक के भाषा विकास और उसके विचारों से संबंधित जीन पियाजे ने एक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक के अंतर्गत संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत का क्या करवाया? प्रकाशन करवाया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस सिद्धांत की मान्यता। कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक जो अधिगम का सिद्धांत है, इस सिद्धांत की कौन कौन सी मान्यताएं प्रस्तुत की। सबसे पहली मान्यता में संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत ज्ञान या संज्ञान का अर्थ प्रस्तुत किए। किसका? संज्ञान का अर्थ। ठीक है, ज्ञान या संज्ञान का अर्थ कि मन की, एक व्यक्ति के मन की वे आंतरिक क्रियाएं, एक व्यक्ति के मन की वे आंतरिक क्रियाएं एवं उत्पाद, आंतरिक क्रियाएं एवं उत्पाद जो व्यक्ति को जानने के लिए अग्रसर करती है, उसे क्या कहते हैं? संज्ञान कहते हैं। कि संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत में सबसे पहले हमें ज्ञान या संज्ञान का अर्थ समझ है कि मन की, एक व्यक्ति के मन की जो आंतरिक क्रियाएं, कि मन के अंतर्गत या मन के अंदर उत्पन्न होने वाले ऐसी आंतरिक क्रियाएं एवं जो उत्पाद व्यक्ति को जानने के लिए क्या करती है? अग्रसर करती है। कि व्यक्ति के सामने किसी भी प्रकार की कोई विषय वस्तु या फिर कोई उद्दीपक रख दिया जाता है, या तो विषय वस्तु या फिर कोई उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है, उस उद्दीपक सामने रखते ही क्या करता है व्यक्ति? मन के अंतर्गत अपने आप ही आंतरिक क्रियाएं एवं इस प्रकार का जो उत्पादन प्रोडक्ट है वो पैदा होता है, विकसित होता है, और वो क्या करता है? उस विषय वस्तु की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अग्रसर करता है। जैसे आंतरिक क्रियाओं की बात करें तो एक व्यक्ति की जो कल्पना शक्ति है, तर्क वितरक शक्ति, इसके अलावा चिंतन मनन की शक्ति, समस्या समाधान की शक्ति, इसके अलावा समानता, अंतर, संश्लेषण और विश्लेषण, ठीक है, तुलना,
ये सभी प्रकार की स्थितियां होती है, ये व्यक्ति के आंतरिक मन की क्या होती है, क्रियाएं होती है, या फिर ये सारे के सारे उत्पाद होते हैं। और ये उत्पाद व्यक्ति के सामने किसी भी प्रकार की विषय वस्तु रखी जाती है और रखने के तुरंत बाद में अनुक्रियाएं शुरू हो जाती है और व्यक्ति उस विषय वस्तु को जानने का पूरा प्रयास करता है। तो मन की वे आंतरिक क्रियाएं एवं उत्पाद जो व्यक्ति को जानने के लिए अग्रसर करती है उसे क्या कहते हैं, संज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये अपने सिद्धांत की पहली मान्यता स्वीकार की। इसके अलावा सिद्धांत की दूसरी मान्यता जीन पियाजे का मानना है। किसका मानना है कि जीन पियाजे का मानना है कि व्यक्ति की जो क्रियाएं होती है, ठीक है, ये व्यक्ति की जो लगभग क्रियाएं होती है ये पर्यावरण के अंतर्गत होती है। पर्यावरण अर्थात वातावरण, कि व्यक्ति अपनी जो सभी प्रकार की मानसिक क्रियाएं, ये मानसिक क्रियाएं वातावरण के अंतर्गत करता है। अर्थात व्यक्ति अपने मानसिक क्रियाएं, इन क्रियाओं का जो वातावरण होता है इस वातावरण के साथ में संबंध स्थापित करता है और वातावरण के साथ में अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है। ठीक है, अनेक प्रकार की क्रियाएं होने के बाद में एक बालक का और एक व्यक्ति का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, ये संज्ञानात्मक विकास होता है कि बालक अनेक प्रकार की जो मानसिक क्रियाएं होती है, ये मानसिक क्रिया कहाँ पर करता है, वातावरण में करता है, अर्थात पर्यावरण के साथ में करता है। पर्यावरण के साथ में करके अपने संज्ञानात्मक अर्थात तो ज्ञान का विकास है, उसके ज्ञान के विकास को कर लेता है। ठीक है, इसके साथ ही जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत की एक और मान्यता को स्वीकार किया। जीन पियाजे का मानना है, किसका मानना है, जीन पियाजे का मानना है कि सीखना संपर्ते निर्माण की प्रक्रिया है। किसकी, संपर्ते निर्माण की प्रक्रिया है। सीखना संपर्ते निर्माण की प्रक्रिया है। इस संपर्ते के बारे में हमने पहले भी अध्ययन किया है। इस संपर्ते का शाब्दिक अर्थ होता है जानना, समझना और पहचानना। जानना, समझना और पहचानना। ठीक है, जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत की तीसरी मान्यता को स्वीकार किए कि सीखना संपर्ते निर्माण की प्रक्रिया है। संपर्ते का शाब्दिक अर्थ होता है जानना, समझना और पहचानना। अर्थात बालक की आयु बढ़ती जाती है। ठीक है, बालक की जो आयु बढ़ती जाती है, बढ़ती हुई आयु के साथ, बढ़ती हुई आयु के साथ बालक सरल से कठिन की ओर, किससे, सरल से कठिन की ओर आगे बढ़ता है और सरल से कठिन की ओर जो स्थितियां होती है, विषय वस्तु होती है, उसका पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेता है और पूरा ज्ञान प्राप्त करके अपने संज्ञान का विकास कर लेता है। जीन पियाजे का मानना है कि सीखना संपर्ते निर्माण की प्रक्रिया है। संपर्ते का शाब्दिक अर्थ होता है जानना, समझना और पहचानना। बालक जो बड़ा होता है अर्थात बढ़ती हुई आयु के साथ में बालक क्या करता है, आगे बढ़ता रहता है और ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। ये ज्ञान हर स्तर पर कैसे चलता है, सरल एवं कठिन की ओर चलता है। इसलिए इस जीन पियाजे को संज्ञानात्मक, ठीक है, संज्ञानात्मक एवं विकासात्मक, संज्ञानात्मक एवं विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किसका, संज्ञानात्मक और विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक है वो किसको माना जाता है, जीन पियाजे को माना जाता है। ठीक है, एक बार फिर से बात करते हैं। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसका प्रवर्तक जीन पियाजे। ठीक है, इस सिद्धांत का अन्य नाम है कृतिवादी अधिगम का सिद्धांत है। जीन पियाजे ने एक पुस्तक लिखी द लैंग्वेज थॉट ऑफ द चाइल्ड। इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया और प्रकाशन करवाने के बाद इसी पुस्तक के माध्यम से अपने सिद्धांत का क्या किया, प्रतिपादन किया। सबसे पहले मान्यता स्वीकार की जिसमें ज्ञान या संज्ञान का अर्थ प्रस्तुत किया कि मन की वे आंतरिक क्रियाएं एवं उत्पाद जो व्यक्ति को जानने के लिए अग्रसर करते हैं उसे क्या कहते हैं, संज्ञान कहते हैं। और इसी के आधार पर अपना सिद्धांत क्या दिया, संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया। ठीक है, मन की आंतरिक क्रियाएं अर्थात व्यक्ति के सामने कोई विषय वस्तु या फिर कोई उद्दीपक रख दिया जाता है और उस उद्दीपक के प्रति व्यक्ति क्या करता है, कल्पना शक्ति, तर्क वितर्क, चिंतन मनन, समस्या समाधान, संश्लेषण, विश्लेषण, तुलना, समानता, सभी प्रकार की आंतरिक क्रियाएं करता है। और ये आंतरिक क्रियाएं उस विषय वस्तु को जानने के लिए क्या होती है, अग्रसर होती है और व्यक्ति उस विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है।
दूसरी मान्यता स्वीकार की कि व्यक्ति अपनी सभी प्रकार की मानसिक क्रियाएं वो वातावरण के साथ में करता है और वातावरण के साथ में अंतर क्रिया करके अपने संज्ञानात्मक जो ज्ञान है, संज्ञानात्मक विकास है, उस संज्ञानात्मक विकास को विकसित कर लेता है। इसके अलावा जीन पियाजे का मानना है कि सीखना संपत्ति निर्माण की प्रक्रिया। संपत्ति का शाब्दिक अर्थ होता है जानना, समझना और पहचानना। तो सीखना संपत्ति निर्माण की प्रक्रिया है और बालक जो बड़ा होता है वातावरण के साथ में अंतर क्रिया करता है, अर्थात बढ़ती हुई आयु के साथ में क्या करता है, वो ज्ञान की प्राप्ति करता है और हर स्तर पर कैसे सीखता है, वो सरल से कठिन की ओर सीखता है। अर्थात बालक की बढ़ती हुई आयु अर्थात बालक का विकास होता रहता है। बालक का चूंचू विकास होता है शिशुअवस्था से बाल्यावस्था और बाल्यावस्था से वो किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है। तो बढ़ती हुई आयु के साथ में सीखता है और वो हर स्तर पर कैसे सीखता है, वो सरल से कठिन की ओर सीखता है। अतः जीन पियाजे को संज्ञानात्मक और विकासात्मक मनोविज्ञान है। इस संज्ञानात्मक और विकासात्मक मनोविज्ञान का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इस संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के चरण या सोपान। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के चरण या सोपान। ठीक है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत के कुल 8 चरण बताए। कितने चरण बताए? 8 चरण बताए। और फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की और रिट की, सीटेट की पहले जो एग्जाम लगी हुई है इनमें से बहुत सारे प्रश्न पहले पूछे भी गए जिनकी हम बात करेंगे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के कुल 8 चरण बताए, जिसमें सबसे पहला है अनुकूलन। अनुकूलन, एडेप्टेशन। अनुकूलन। दूसरा है साम्य धारणा। साम्य धारणा, इक्वा लिबरेशन। तीसरा है संरक्षण। संरक्षण, कंजर्वेशन। चौथा है संज्ञानात्मक संरचना। संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। पांचवा है मानसिक क्रिया। मानसिक क्रिया, मेंटल ऑपरेशन। छठवां है स्कीमस। स्कीमस। और सातवां है स्कीमा। स्कीमा। और आठवां है विकेंद्रण या विकेंद्रीकरण। विकेंद्रण या अभिकेंद्रीकरण, डिसेंट्रिंग। डिसेंट्रिंग। ठीक है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के कुल 8 चरण बताए। 8 में पहला है अनुकूलन यानी एडेप्टेशन। जीन पियाजे ने, किसने? जीन पियाजे ने बालक की समायोजन। जीन पियाजे ने बालक की समायोजन यानी एडजस्टमेंट। जीन पियाजे ने बालक की समायोजन की जन्मजात योग्यता को, कैसी योग्यता को? जन्मजात योग्यता को क्या नाम दिया है? अनुकूलन नाम दिया है। ये अनुकूलन शब्द जीन पियाजे ने जीव विज्ञान से ग्रहण किए। कहां से ग्रहण किया है? जीव विज्ञान से ग्रहण किया है। अनुकूलन
जीन पियाजे ने बालक के समायोजन यानी एडजस्टमेंट के समायोजन की जन्मजात योग्यता के अनुकूलन की जो अवस्था होती है, अनुकूलन रूपी चरण होता है। ये चरण बालक जब जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ ही ये विकसित हो जाता है, इसका विकास हो जाता है। और बालक का जन्म होता है, जन्म होने के तुरंत बाद में क्या करने लग जाता है, बालक समायोजन करने लग जाता है। कैसे करता है छोटा बालक, कि सबसे पहले छोटा बालक होता है वह केवल और केवल इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति करता है। जब बालक को भूख लगती है और भूख लगने के बाद में छोटा बालक रोने लगता है, और जब रोने लगता है तो क्या किया जाता है, दूध पिलाया जाता है, उस बालक को रोने लगता है, और रोने के बाद में बालक को दूध पिलाया जाता है, और बालक थोड़ी देर के बाद में तुरंत शांत हो जाता है। इसका मतलब इस छोटे से बालक ने भी क्या कर लिया, समायोजन कर लिया, अर्थात अनुकूलन कर लिया है। तो जीन पियाजे ने एक बालक की समायोजन की जन्मजात योग्यता को क्या नाम दिया है, अनुकूलन नाम दिया है। ये अनुकूलन दो उपक्रियाओं के माध्यम से पूरा होता है, दो उपक्रियाओं के माध्यम से पूरा होता है। किसके माध्यम से, दो उपक्रियाओं के माध्यम से पूरा होता है। इनमें से एक क्रिया है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, ठीक है, आत्मसात्करण, आत्मसात्करण, और दूसरी है एक्यूमोडेशन, एक्यूमोडेशन जिसको कहते हैं समायोजन, क्या कहते हैं, समायोजन, ठीक है। अनुकूलन की जो प्रक्रिया है, अनुकूलन की प्रक्रिया दो उपक्रियाओं के माध्यम से पूरी होती है, जिसमें एक होती है एसिमिलेशन जिसको आत्मसात्करण कहते हैं, और दूसरी एक्यूमोडेशन जिसको समायोजन के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। अब ये एसिमिलेशन और एक्यूमोडेशन क्या होती है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि बालक के सामने कोई भी समस्या आती है, क्या आती है, बालक के सामने कोई भी समस्या आती है, समस्या आती है तो बालक क्या करना चाहता है, उसका समाधान करना चाहता है। कि बालक के सामने किसी भी प्रकार की कोई समस्या विकसित होती है और समस्या का बालक क्या करेगा, समाधान करेगा, ठीक है। तो किसी भी समस्या के प्रति, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए बालक पूर्व में, बालक पूर्व में सीखी गई, पूर्व में सीखी गई योजनाओं का, पूर्व में सीखी गई योजनाओं का सहारा लेता है, ठीक है। पूर्व में सीखी गई योजनाओं, विचारों, बातों या फिर पूर्व में जो ज्ञान जितना प्राप्त किए, किसी भी समस्या समाधान के लिए बालक पूर्व में सीखी गई योजनाओं का सहारा लेता है, उसे क्या कहते हैं, एसिमिलेशन अर्थात आत्मसात्करण कहते हैं। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि आप एसिमिलेशन की प्रक्रिया के माध्यम से, किसके माध्यम से, एसिमिलेशन की प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति या बालक किसी भी समस्या का समाधान के लिए पूर्व में सीखी गई योजनाओं का क्या लेता है, सहारा लेता है। और किसी भी समस्या का समाधान के लिए पूर्व में सीखी गई योजनाओं का सहारा लेना क्या कहलाता है, आत्मसात्करण कहलाता है। जब पूर्व में सीखी गई योजनाओं का बालक सहारा लेता है, लेकिन पूर्व में सीखी गई योजनाओं का सहारा लेने से काम नहीं बनता है और समस्या का समाधान नहीं होता है, तब बालक क्या करता है, एक्यूमोडेशन के माध्यम से, किसके माध्यम से, एक्यूमोडेशन के माध्यम से अनुकूलन करता है, अर्थात अनुकूलन, अनुकूलन करता है अर्थात समायोजन कर लेता है। समायोजन की परिभाषा की बात करते हैं तो एक व्यक्ति की आवश्यकता, ठीक है, एक व्यक्ति की आवश्यकता और इस आवश्यकता को पूरा करने वाली परिस्थिति उसके साथ में जुड़ी हुई रहती है, आवश्यकता और उसको पूरा करने वाली परिस्थिति, ठीक है, उसके साथ में जुड़ी हुई रहती है। तो आवश्यकता और उसको पूरा करने वाली जो परिस्थिति है, इन परिस्थिति के बीच में यदि व्यक्ति तालमेल बैठा लेता है तो उसे क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। अर्थात समायोजन करने के लिए एक व्यक्ति को अपने व्यवहार में क्या करना पड़ेगा, पूरी तरह से परिवर्तन करना ही पड़ेगा। हम वातावरण के अंतर्गत या प्रकृति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसा कि हम मान सकते हैं कि किसी भी नल के माध्यम से या किसी इलेक्ट्रॉनिक की मोटर होती है, पंप होता है, उसके माध्यम से हम पानी को 5 मंजिल 10 मंजिल की जो इमारत होती है उसके ऊपर तो पहुंचा सकते हैं। अब हम ऐसा तो नहीं सोच सकते कि पानी 5 मंजिल के ऊपर गया अब वो सीधा आसमान में जाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। 5 मंजिल पर पहुंचाने के बाद में भी वो पानी कहाँ पर आएगा, वो वापस इस जमीन पर अर्थात नीचे आएगा। अर्थात अब हमें क्या करना है कि हमें
अपने व्यवहार में परिवर्तन करना है। हम प्रकृति के साथ में और वातावरण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी हमारी आवश्यकता होती है और आवश्यकता को पूरा करने वाली जो परिस्थिति होती है उन दोनों के बीच में तालमेल बिठा लेते हैं। उस तालमेल को क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। एक बार फिर से बात करते हैं। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत कुल 8 सोपान या 8 चरण बताए, जिसमें पहला है अनुकूलन यानी एडेप्टेशन। अनुकूलन शब्द ये जीन पियाजे ने जीव विज्ञान से स्वीकार किया है। जीन पियाजे का मानना है कि बालक के समायोजन की जो जन्मजात योग्यता होती है कि बालक का जन्म होता है, जन्म होते ही वो समायोजन की प्रक्रिया जानने लग जाता है, वो सीखने लग जाता है कि बालक को जब भूख लगती है, भूख लगने के बाद में रोता है और रोने के बाद में उसको दूध पिलाया जाता है। अर्थात बालक को इस बात का पता रहता है कि जब तक वो रोएगा नहीं तब तक उसको दूध नहीं पिलाया जाएगा। अर्थात जब भूख लगने के बाद में वो रोकर भी क्या कर लेता है? समायोजन कर लेता है। तो बालक की जन्मजात बालक की समायोजन की जन्मजात योग्यता को जीन पियाजे ने क्या नाम दिया? अनुकूलन नाम दिया। ये अनुकूलन की जो प्रक्रिया दो उप क्रियाओं के माध्यम से पूरी होती है, जिसमें एक होता है एसिमिलेशन जिसको आत्मसात्करण कहते हैं और दूसरा होता है एक्योमोडेशन जिसको समायोजन के नाम से पुकारा जाता है। बालक के सामने किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो बालक सबसे पहले क्या करता है? ऐसे एसिमिलेशन की प्रक्रिया के माध्यम से समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व में सीखी गई योजनाओं का सहारा लेता है और जब पूर्व में सीखी गई योजनाओं से काम नहीं बनता है तब वो एक्योमोडेशन के माध्यम से क्या करता है? वो अपना अनुकूलन स्थापित करता है, अर्थात वो समायोजन कर लेता है। तो पूर्व में सीखी गई योजनाओं का सहारा लेना क्या कहलाता है? आत्मसात्करण कहलाता है। और एक व्यक्ति की आवश्यकता और उन आवश्यकताओं को पूरा करने वाली जो परिस्थिति होती है, आवश्यकता और पूरा करने वाली परिस्थिति के बीच में तालमेल बैठाना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। ठीक है। इसके बाद में दूसरा साम्य धारणा। साम्य धारणा की बात करें तो एक होता है एसिमिलेशन और दूसरा होता है एक्योमोडेशन, यानी आत्मसात्करण और समायोजन। आत्मसात्करण और समायोजन इन दोनों के बीच में संतुलन। ठीक है। आत्मसात्करण और समायोजन इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? साम्य धारणा कहते हैं। कि पूर्व में सीखी गई जितनी प्रकार की बातें होती हैं और सभी प्रकार की बातों का, विचारों का, ज्ञान का व्यक्ति सहारा लेता है और सहारा लेकर किसी नवीन विषय वस्तु को क्या करता है? वो सीखता है। यदि पूर्व में सीखे गए ज्ञान और जो नवीन ज्ञान की प्राप्ति करा अर्थात समायोजन करा है, उन दोनों के बीच में यदि संतुलन बिल्कुल भी नहीं होता है तो बालक के नवीन विषय वस्तु का ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं कर पाता है। तो आत्मसात्करण और समायोजन इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको जीन पियाजे ने क्या नाम दिया? साम्य धारणा नाम दिया। ठीक है। इसके बाद में संरक्षण। संरक्षण का जो अर्थ होता है संरक्षण, ठीक है। संरक्षण संरक्षण की बात करें तो जीन पियाजे के अनुसार एक व्यक्ति जो पर्यावरण होता है, ठीक है, पर्यावरण परिवर्तन एवं स्थिरता, पर्यावरण परिवर्तन एवं स्थिरता, पर्यावरण परिवर्तन एवं स्थिरता को पहचानने की योग्यता। ठीक है। जीन पियाजे ने पर्यावरण परिवर्तन एवं स्थिरता को जो पहचानने की योग्यता होती है उस योग्यता को क्या नाम दिया? संरक्षण नाम दिया। संरक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है सुरक्षा, कि व्यक्ति अपनी सुरक्षा किस प्रकार से करता है, कि व्यक्ति सभी प्रकार की मानसिक क्रिया करता है और मानसिक क्रिया करने के साथ में बालक को इस बात का, उस व्यक्ति को इस बात का भी पता होना चाहिए कि पर्यावरण में परिवर्तन किस आधार पर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी हमने बात करी थी कि एक व्यक्ति अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में तो परिवर्तन करना ही पड़ेगा। इससे पर्यावरण के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन इस पर्यावरण में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है और किस प्रकार की स्थिरता आ रही है, पर्यावरण परिवर्तन हो तो स्थिरता होती है, इस स्थिरता को जो पहचानने की योग्यता होती है उस योग्यता को जीन पियाजे ने क्या नाम दिया? संरक्षण नाम दिया। इसके अलावा चौथा है संज्ञानात्मक संरचना। संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। तो जीन पियाजे ने एक व्यक्ति के मानसिक संगठन को, किसको? मानसिक संगठन को, एक व्यक्ति या एक बालक के मानसिक संगठन को क्या नाम दिया?
संज्ञानात्मक संरचना दिया कि बालक वातावरण के साथ में अंतः क्रिया करता है, अंतः क्रिया करके वो विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु को देखता है, विभिन्न प्रकार की बातों को सुनता है, विचारों को ग्रहण करता है और विचारों को ग्रहण करने के बाद में अपना मानसिक संगठन उसको बना लेता है। तो जीन पियाजे ने एक बालक के मानसिक संगठन को क्या नाम दिया? संज्ञानात्मक संरचना नाम दिया। इसके बाद में पांचवा है मानसिक क्रिया। ठीक है, बालक के सामने किसी भी प्रकार की समस्या आती है और समस्या समाधान के लिए, किसके लिए? समस्या समाधान के लिए किया गया चिंतन। ठीक है, समस्या समाधान के लिए किया गया चिंतन को जीन पियाजे ने क्या नाम दिया? मानसिक क्रिया नाम दिया। और छठवां स्कीमस। ये स्कीमस है, ये मानसिक क्रिया को व्यक्त करने का रूप है। किसको? स्कीमस। ये स्कीमस इस मानसिक क्रिया को क्या करता है? इस मानसिक क्रिया को व्यक्त करने का रूप क्या है? स्कीमस है। अर्थात व्यक्ति के सामने किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, उस समस्या का समाधान के लिए किया गया चिंतन क्या कहलाता है? मानसिक क्रिया कहलाता है। और इस मानसिक क्रिया को व्यक्त करने का रूप, कि मानसिक क्रिया हो रही है या नहीं हो रही, इसको प्रकट करना और इसको व्यक्त करने का जो रूप होता है वो क्या कहलाता है? स्कीमस कहलाता है। अर्थात एक व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है ठीक उसी प्रकार का व्यवहार करना क्या कहलाता है? स्कीमस कहलाता है। कि एक व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है ठीक उसी प्रकार का व्यवहार करना क्या कहलाता है? स्कीमस कहलाता है। कि एक सामने दो व्यक्ति आपस में काफी देर से बातें करें और बातें करते करते उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। इसमें से एक व्यक्ति क्या करता है? दूसरे व्यक्ति को चांटा मारता है और चांटा मारने के तुरंत बाद में क्या होती है? मानसिक क्रिया, चिंतन पूरी तरह से पैदा हो जाता है कि उसने किस बात को लेकर चांटा मारा। ठीक है, एक व्यक्ति ने व्यवहार किया, एक व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है ठीक उसी प्रकार का व्यवहार करना, उसने चांटा मारा और चांटा मारने के तुरंत बाद में क्या हुई? उस सामने वाले व्यक्ति ने एक व्यक्ति को और दूसरा चांटा मार दिया। अर्थात दोनों ने आपस में ही वो लड़ाई करने लगे, आपस में ही वो धक्का मुक्की करने लगे। तो एक व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है ठीक उसी के अनुरूप व्यवहार करना क्या कहलाता है? स्कीमस कहलाता है। अर्थात ये स्कीमस है मानसिक क्रिया को व्यक्त करने का रूप है। कि जब चांटा मारा और चांटा मारने के तुरंत बाद में चोट लगी, और जब चोट लगने के बाद में बालक ने क्या किया? चिंतन किया कि चोट तो लगी और एकदम से जोर की भी लगी, तो उसने क्या किया? उस व्यक्ति को वापस एक जोर से खींच के चांटा मार दिया। इसका मतलब वो मानसिक क्रिया उस व्यक्ति के मन में उत्पन्न हुई और उत्पन्न होने के तुरंत बाद में उसने क्या कर दिया? व्यक्त कर दिया। और वो व्यक्त करने वाला रूप क्या कहलाता है? स्कीमस कहलाता है। स्कीमा की बात करें तो इसमें स्कीमा भी जीन पियाजे ने जीव विज्ञान से स्वीकार किया और इस स्कीमा को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। फर्स्ट ग्रेड में पिछली बार प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से चरण दिए थे कि निम्न में से जीन पियाजे ने किस चरण को या किस सोपान को स्वीकार नहीं किया। तो अनुकूलन भी दिया हुआ था और उसके अंदर स्कीमस या स्कीमा भी दिया हुआ था। ठीक है, अभिप्रेरणा दी भी, तो अभिप्रेरणा को जीन पियाजे ने स्वीकार नहीं किया। तो इसमें से ऐसा सीधा प्रश्न भी पूछा गया। स्कीमा को लेकर बहुत सारे प्रश्न पूछे भी गए। ठीक है, स्कीमा की बात करें तो एक व्यक्ति की जो मानसिक क्रिया होती है, ठीक है, मानसिक क्रिया की व्यवहारगत, मानसिक क्रिया की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया, समानांतर प्रक्रिया। ठीक है, एक व्यक्ति की मानसिक क्रिया की, किसकी? मानसिक क्रिया की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया मनोविज्ञान में किस नाम से पुकारी जाती है? मनोविज्ञान में ये स्कीमा के नाम से पुकारी जाती है। अर्थात व्यक्ति के सामने किसी भी प्रकार का कोई उद्दीपक रखा जाता है, उस उद्दीपक के प्रति जो विश्वसनीय अनुक्रिया होती है, क्या होती है? विश्वसनीय अनुक्रिया होती है। उस विश्वसनीय अनुक्रिया को क्या नाम दिया? स्कीमा नाम दिया। कि एक व्यक्ति की जो मानसिक क्रिया की व्यवहारगत यानी व्यवहार के अनुसार समानांतर, समान अंतर पर प्रकट होने वाले एक व्यक्ति की जो मानसिक क्रिया होती है, उस मानसिक क्रिया को जीव विज्ञान में स्कीमा कहा जाता है। अर्थात व्यक्ति के सामने किसी भी प्रकार का उद्दीपक रखा जाता है, जैसे रिट की एग्जाम है तो रिट की एग्जाम हमारे लिए उद्दीपक है और इसको प्राप्त करने के लिए हमें किस प्रकार की विश्वसनीय अनुक्रिया करनी पड़ेगी, यानी विश्वास के साथ में। तो किसी भी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को जीन पियाजे ने क्या नाम दिया? स्कीमा नाम दिया। और सबसे अंत में है विकेंद्रण या विकेंद्रीकरण। अर्थात जीन पियाजे ने वस्तुनिष्ठ तरीके से, किसे? वस्तुनिष्ठ तरीके से
सोचने की। एक व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति के सामने किसी भी प्रकार की समस्या आती है या फिर किसी भी प्रकार की विषय वस्तु रखी जाती है, तो उस विषय वस्तु या फिर उद्दीपक या समस्या समाधान के लिए व्यक्ति चिंतन मनन तो करता है, लेकिन चिंतन मनन किस आधार पर करता है, एकदम से बारीकी से करता है, वस्तुनिष्ठ तरीके से करता है, अनेक प्रकार के विकल्प को अपनाता है और विकल्प अपनाने के बाद में क्या करता है, वो समस्या का समाधान कर लेता है। तो किसी भी एक व्यक्ति का वस्तुनिष्ठ तरीके से जो चिंतन मनन करने की या सोचने की जो प्रक्रिया होती है, उस सोचने की प्रक्रिया को जीन पियाजे ने क्या नाम दिया, विकेंद्रण नाम दिया। और जीन पियाजे का मानना था कि बालक जब 2 वर्ष का होता है, 2 वर्ष के साथ ही इस विकेंद्रण की या फिर विकेंद्रीकरण की जो अवस्था होती है, प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया का विकास शुरू हो जाता है और बालक की जो आयु बढ़ती जाती है, वो वस्तुनिष्ठ तरीके से जिस प्रकार से सोचता है, उसके सोचने समझने की शक्ति भी क्या हो जाती है, एकदम से विकसित हो जाती है। और चलते चलते जब औपचारिक अवस्था आती है, यानी बालक जब किशोर अवस्था में प्रवेश करता है, उस समय अवस्था इस प्रकार से बदल जाती है कि बालक के सामने कोई विषय वस्तु नहीं होती है, उसको हटा लिया जाता है, फिर भी उसके प्रति क्या कर सकता है, बालक कल्पना करके उसकी समस्या का समाधान कर लेता है। तो किसी भी विषय वस्तु अर्थात वस्तुनिष्ठ तरीके से सोचने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को जीन पियाजे ने क्या नाम दिया, विकेंद्रीकरण नाम दिया। और ये विकेंद्रण या विकेंद्रीकरण ये बालक में 2 वर्ष का जब बालक हो जाता है, उसके बाद में शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत के कुल कितने सोपान बताए, कुल 8 सोपान बताए, जिसमें पहला है अनुकूलन। अनुकूलन और स्कीमस और जो स्कीमा, ये तीनों कहाँ से स्वीकार किए, ये तीनों जीव विज्ञान से स्वीकार किए। ठीक है, अनुकूलन, अनुकूलन किसे कहा, जीन पियाजे ने एक बालक के समायोजन की जन्मजात योग्यता होती है, उस जन्मजात योग्यता को क्या नाम दिया, अनुकूलन नाम दिया। और ये अनुकूलन 2 क्रियाओं के माध्यम से पूरा होता है, एक एसिमिलेशन और दूसरा एक्कोमोडेशन। एसिमिलेशन के माध्यम से बालक सबसे पहले समस्या समाधान के लिए पूर्व में सीखी गई योजनाओं का सहारा लेता है, और जब पूर्व में सीखी गई योजनाओं से कार्य पूरा नहीं हो पाता है, समस्या का समाधान नहीं होता है, तो वो एक्कोमोडेशन के माध्यम से अनुकूलन कर लेता है। अर्थात पूर्व में सीखी गई योजनाओं का सहारा लेना आत्मसात्करण कहलाता है, और व्यक्ति की आवश्यकता और पूरा करने वाली परिस्थितियों के बीच में तालमेल स्थापित करना क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। ठीक है, समायोजन और आत्मसात्करण दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है, साम्य धारणा कहलाती है। पर्यावरण परिवर्तन और स्थिरता को पहचानने की जो योग्यता होती है, इस योग्यता को जीन पियाजे ने क्या नाम दिया, संरक्षण नाम दिया। और एक बालक का जो मानसिक संगठन होता है, व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति करता है और ज्ञान की प्राप्ति करके उस ज्ञान का एक संगठन स्थापित कर लेता है, तो उस मानसिक संगठन को संज्ञानात्मक संरचना नाम दिया। व्यक्ति के सामने किसी भी प्रकार की समस्या आती है, समस्या समाधान के लिए किया गया चिंतन क्या कहलाता है, मानसिक क्रिया कहलाता है। और इस मानसिक क्रिया को व्यक्त करने का, प्रकट करने का जो रूप है, वो क्या कहलाता है, स्कीमस कहलाता है। अर्थात एक व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है, ठीक उसी के अनुरूप व्यवहार करना क्या कहलाता है, स्कीमस कहलाता है। ठीक है, एक व्यक्ति की जो मानसिक क्रिया की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया होती है, वो जीव विज्ञान में क्या कहलाती है, स्कीमा कहलाती है। अर्थात व्यक्ति अनेक प्रकार की मानसिक क्रिया करता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन किस आधार पर, समान अंतर के बाद में अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, अपने व्यवहार को क्या करता है, एकदम से व्यवस्थित करता है। अर्थात किसी भी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को क्या नाम दिया, जीन पियाजे ने मनोविज्ञान के अंतर्गत स्कीमा नाम दिया। और लास्ट में विकेंद्रण या फिर विकेंद्रीकरण। अर्थात जीन पियाजे का मानना है कि वस्तुनिष्ठ किसी भी प्रकार की विषय वस्तु या फिर कोई समस्या का समाधान होता है, उसके प्रति वस्तुनिष्ठ तरीके से एकदम बारीकी से या फिर अनेक प्रकार के विकल्प अपनाकर उस समस्या का समाधान किया जाता है। अर्थात वस्तुनिष्ठ तरीके से सोचने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया, विकेंद्रीकरण नाम दिया। और ये जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया बालक जब 2 वर्ष का होता है, 2 वर्ष का होते ही बालक में ये पूरी तरह से शुरू हो जाती है। तो इस आधार पर जीन पियाजे ने क्या किया, अपने सिद्धांत के कुल कितने सोपान बताए, 8 सोपान बताए। और 8 सोपान में से हर एग्जाम में किसी न किसी आधार पर प्रश्न पूछा गया है। अब हम बात करते हैं ऐसे सिद्धांत के शैक्षिक महत्व है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत का क्या महत्व है, शैक्षिक महत्व है, शैक्षिक महत्व है। ये सिद्धांत ज्ञानात्मक पक्ष पर
अधिक बल देता है। किस पर? ज्ञानात्मक पक्ष पर अधिक बल देता है कि बालक किस आधार पर वातावरण के साथ में अंतः क्रिया करता है और अंतः क्रिया करने के बाद में क्या करता है, वो ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। तो ये सिद्धांत बालक के ज्ञानात्मक पक्ष पर अधिक बल देता है, अर्थात ये सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। ठीक है, यानी शिक्षा प्राप्त करने का जो केंद्र होता है वो कौन है? सिर्फ और सिर्फ बालक के सिद्धांत के अनुसार जो वातावरण के अंतर्गत सीखने के लिए वातावरण को अनुकूल बनाने का जो कार्य वगैरह होता है, वो कार्य किसका होता है? वो केवल और केवल अध्यापक का ही होता है। बालक स्वयं अनुक्रिया करता है, स्वयं अनुक्रिया करके उस विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा पर भी सर्वाधिक बल देता है। यह सिद्धांत बालकों में कल्पना, तर्क वितरक, चिंतन मनन, तुलना, समानता, ठीक है, विश्लेषण, समस्या के प्रति समस्या समाधान की जो शक्ति होती है, इन सारी शक्तियों का क्या करता है? बालक के अंतर्गत विकास करता है। कि ये सिद्धांत बाल ज्ञानात्मक पक्ष पर अधिक बल देता है, साथ ही बाल केंद्रित शिक्षा को भी स्वीकार करता है, और साथ ही ये सिद्धांत क्या करता है? बालकों में कल्पना, तर्क वितरक, चिंतन मनन, तुलना, समानता, विश्लेषण, समस्या समाधान की शक्ति का भी विकास करता है। ये सिद्धांत बालकों में जो रटने की प्रवृत्ति है, कौन सी प्रवृत्ति? ये जो रटने की प्रवृत्ति है, इस रटने की प्रवृत्ति को तो कम करता है, और रटने की प्रवृत्ति को कम करने के बाद में बालकों में समझ का पूरी तरह से विकास करता है। किसका विकास करता है? समझ का विकास करता है। ये सिद्धांत बालकों में रटने की जो प्रवृत्ति है, इसको तो कम करता है, और किसका विकास करता है? समझ का विकास करता है। जीन पियाजे का ये सिद्धांत है, ये पर्यावरण अर्थात वातावरण, पर्यावरण से अधिक, किससे? पर्यावरण से अधिक मानसिक क्रिया को महत्व देता है। किसको? मानसिक क्रिया को महत्व देता है। और इस सिद्धांत को मानने वाले जितने भी शिक्षक हैं, इस सिद्धांत को मानने वाले शिक्षक हैं, ये शिक्षक 11 वर्ष से अधिक आयु के जो बालक होते हैं, 11 वर्ष से अधिक आयु के बालक होते हैं, उनको समस्या समाधान के माध्यम से, किसके माध्यम से? उन सारे बालकों को समस्या समाधान के माध्यम से जो पढ़ाने की प्राथमिकता होती है, उस प्राथमिकता को स्वीकार करते हैं, अर्थात प्राथमिकता पर बल देते हैं। कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को मानने वाले शिक्षक हैं, वो 11 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जो भी बालक हैं, यानी जो बालक 11 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, ऐसे बालकों को समस्या समाधान के माध्यम से आसानी के साथ में पढ़ाया जा सकता है, अध्ययन करवाया जा सकता है। ठीक है, तो इस आधार पर जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में भी जीन पियाजे ने जो बताई, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत की कुल 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? कुल 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। ठीक है, जिसमें पहली है संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसोरिक मोटर स्टेज, सेंसोरी मोटर स्टेज। एक शब्द में बात करें तो इसको कहते हैं एसएमएस, इसके नाम से पुकारते हैं एसएमएस, सेंसोरी मोटर स्टेज। दूसरी है प्राक या पूर्व, प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसको पीओएस, पीओएस प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पीओएस के नाम से भी पुकारते हैं। संवेदी पेशीय अवस्था, इस अवस्था का जो आयु काल है,
वो आयु काल है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। और पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था का जो आयु काल है वो है 2 से लेकर 7 वर्ष तक, ठीक है, 2 से लेकर 7 वर्ष तक। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, इसको कहते हैं COS के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। और जो चौथी है वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, FOS, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है, इस अवस्था का जो आयु काल है वो आयु काल है 7 से लेकर 11 वर्ष, कितना, 7 से लेकर 11 वर्ष। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था का जो आयु काल है वो 11 वर्ष से अधिक, यानी 11 से अधिक, ऐसा मान सकते हैं कि 11 से 3 एज, कितना एज, 3 एज, यानी इसमें से भी प्रश्न पूछेंगे अवस्थाओं को लेकर जिसकी भी हमें विस्तार से अध्ययन है। 11 वर्ष से अधिक यानी 11 से 3 एज किशोरावस्था होती है वो 13 से शुरू होती है और 10 यानी 19 पर शुरू हो जाती है, ठीक है, 19 तक। तो ये 11 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक चलती है। तो जीन पियाजे ने अपने जो संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत है उसकी 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया। संवेदी पेशी अवस्था, सेंसोरी मोटर स्टेज जिसको SMS के नाम से पुकारते हैं, पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसको POS है, जिसका आयु काल है 2 से लेकर 7 वर्ष है, और संवेदी पेशी अवस्था का आयु काल है जन्म से लेकर 2 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी COS, इसका आयु काल है वो 7 से लेकर 11 वर्ष तक है। और चौथी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी FOS है, इसका जो आयु काल है वो 11 वर्ष के बाद में शुरू होती है, अर्थात 11 से 3 एज तक इसको स्वीकार किया है। तो जीन पियाजे ने अपने जो संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत है, ऐसे सिद्धांत की कुल कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है, कुल 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से कि कितनी अवस्था, 4। पहली सेंसोरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये जो इसका आयु काल है 0 से लेकर 2 वर्ष यानी ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है, ये 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक चलती है, और ये 7 वर्ष से लेकर तो COS है, ये 7 से 11 वर्ष तक चलती है, और ये 11 से 11 वर्ष से अधिक यानी 11 से लेकर ऐसा मान सकते हैं ये टीनेज यानी किसी भी आधार पर। सबसे पहले बात करते हैं SMS सेंसोरी मोटर स्टेज, संवेदी क्रियात्मक अवस्था। क्या नाम है, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, संवेदी क्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था के अन्य नाम, अन्य नाम, ठीक है, इसको संवेदी इंद्रिय जनित, इंद्रिय जनित, इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं। इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं। संवेदी क्रियात्मक अवस्था के साथ में संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था। तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था
इंद्रजनित गामक अवस्था और संवेदी पेशी अवस्था के नाम से भी पुकारा जाता है। इस अवस्था के अंतर्गत बालक सर्वाधिक ज्ञानेंद्रियों अर्थात अपनी जो इंद्रियां होती है इन इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। संवेदी क्रियात्मक या संवेदी पेशी अवस्था है। इस अवस्था में बालक सर्वाधिक ज्ञान है वो किस माध्यम से, यानी 0 से लेकर जो 2 वर्ष, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक बालक जो ज्ञान की प्राप्ति करता है वो ज्ञान किसके माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करता है। अर्थात बालक किसी भी विषय वस्तु के बारे में सुनकर या फिर उसको देखकर, ठीक है, या फिर स्पर्श करके, ठीक है, देखकर, सुनकर, स्पर्श करके या फिर बालक उसको चख कर ज्ञान की प्राप्ति करता है। 2 वर्ष का बालक होता है वो किसी भी विषय वस्तु को सूंघ कर, यानी जो 5वें इंद्रिय वो नाक है, सूंघ कर किसी भी विषय वस्तु के बारे में वो अनुमान नहीं लगा सकता है। तो संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत बालक सर्वाधिक जो ज्ञान है वो किसके माध्यम से, सर्वाधिक ज्ञान है वो इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करता है। अर्थात बालक सुनकर, देखकर, स्पर्श करके और चख कर क्या करता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है। कि बालक के सामने कोई कड़वी विषय वस्तु है, फिर कड़वा कोई पदार्थ है, पेय पदार्थ है, या फिर कड़वा कोई जैसे नींबू वगैरह फल है, ये जो कड़वा फल है या कोई पेय पदार्थ है उस बालक के सामने रख दिया जाता है, बालक उसको एक बार चखता है और जब दूसरी बार रखा जाता है तो वो बालक उसको बिल्कुल भी नहीं छूता है, क्योंकि वो किस माध्यम से सीखा, वो देख कर इसको सीखा है, सॉरी चख कर इस बात को स्वीकार किया कि ये एकदम से कड़वा है और उसके पीने योग्य नहीं है। बालक के सामने कोई गर्म से वस्तु रखती जाती है, कोई चिमटा वगैरह है वो रख दिया जाता है और कोई लोहे की गर्म छड़ को रख दी जाती है, बालक उसको अचानक से छू लेता है और छूने के बाद में उसका हाथ जल जाता है, जलने के बाद में दोबारा उस विषय वस्तु को रखा जाता है तो बालक उसको कभी भी नहीं छूता है। कि छूने के बाद में उसको पता लगा है कि ये कैसी है, ये गर्म होती है और इससे जल जाता है। तो बालक संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत सर्वाधिक ज्ञान वो इंद्रियों के माध्यम से अर्थात सुनकर, देखकर, स्पर्श करके और चखकर प्राप्त करता है। सारा ज्ञान है वो इंद्रियों पर आधारित होने के कारण इस अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था के नाम से पुकारा जाता है। और सीखने का जो सर्वाधिक आधार होता है वो सर्वाधिक आधार इंद्रियां होती है। अपने जितने प्रकार के अनुभव होते हैं, बालक अपने जितने प्रकार के अनुभव और क्रियाएं होती है, ठीक है, अनुभव और क्रियाएं होती है, इन क्रियाओं को इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त करता है। क्रियाओं को किसके माध्यम से, अनुभव एवं जो क्रियाएं होती है इन क्रियाओं को इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त करता है। कैसे करता है कि जब बालक को भूख लगती है तो भूख लगने पर रोना, कि बालक इंद्रियों के माध्यम से, यानी जब तक रोएगा नहीं तब तक उसको कोई ये पता नहीं कर पाएगा कि बालक भूखा है या नहीं है। तो अपनी जो अनुभव और क्रियाएं होती है वो किसके माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से। जैसे भूख लगने पर रोना, और या फिर जोर जोर से हाथ, उत्तेजना होने पर हाथ पैरों को हिलाना, उत्तेजना होने पर हाथ पैरों को हिलाना, ठीक है। तो संवेदी पेशी अवस्था होती है, इसमें बालक सर्वाधिक इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, सुनकर, देखकर, स्पर्श करके या फिर चख कर ज्ञान प्राप्त कर लेता है। सारा का सारा ज्ञान इंद्रियों पर आधारित होने का इसको संवेदी पेशी अवस्था के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका जो आयु काल है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। बालक अपने सभी प्रकार के गामक अनुभव और जो क्रियाएं होती है वो किस का आधार पर करता है, जो इंद्रियां होती है उन इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त करता है। जैसे भूख लगने पर रोना और उत्तेजना होने पर अपने पैरों को जोर जोर से हिलाना। सेकंड ग्रेड की एग्जाम लगी थी, उसमें सीधा प्रश्न पूछा भी गया था कि उत्तेजना का संबंध निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक से है, ऐसा एक प्रश्न भी पूछा गया था। जब हम सहस्वावस्था पढ़ेंगे वहां पर इसका विस्तार से भी अध्ययन करेंगे। तो उत्तेजना का संबंध, सीधा प्रश्न पूछा गया था कि उत्तेजना का संबंध किससे, तो उत्तेजना का संबंध ये परिभाषा बिजिस ने दी है, ठीक है। बिजिस का मानना है कि जब बालक का जन्म होता है, जन्म होते बालक में किसी भी प्रकार का कोई संवेग वगैरह होता ही नहीं है, केवल उत्तेजना होती है। उस उत्तेजना के कारण बालक क्या करता है, रोता है, चिल्लाता है और अपने हाथ पैरों को हिलाने लगता है। तो इस उत्तेजना का संबंध किससे स्वीकार किया, बिजिस से स्वीकार किया, ठीक है। तो उत्तेजना होने पर हाथ पैरों को क्या करता है, बालक हिलाता है, हिलाकर अपने जो गामक अनुभव और क्रियाएं होती है उन सबको किसके माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त करता है। जीन पियाजे ने इस संवेदी पेशी अवस्था है
या फिर संवेदी क्रियात्मक या फिर इंद्रिय जनित गामक अवस्था है। इस अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में, कितनी, 6 उप अवस्थाओं में विभाजित किया है। कितनी अवस्थाओं में? 6 उप अवस्थाओं में विभाजित किया है। ये जो 6 उप अवस्थाएं, ये अवस्था हम जो 11वीं की और 11वीं जो 12वीं अपनी आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक चलती है और साथ में जो अपनी बीएड की बुक चलती है, उस बीएड की बुक के अनुसार मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में स्वीकार किया है, विभाजित किया है, जिसमें पहली है सहज क्रियाओं की अवस्था। किसकी? सहज क्रियाओं की अवस्था। सहज क्रियाओं की अवस्था। दूसरी है प्रमुख वृत्तीय, प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। तीसरी है गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। चौथी है गौण स्कीमेटा, गौण स्कीमेटा अनुक्रियाओं की अवस्था। गौण स्कीमेटा अनुक्रियाओं की अवस्था। पांचवी है तृतीय वृत्तीय, तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। ठीक है। और छठवीं है मानसिक संयोग, मानसिक संयोग, मानसिक संयोग के द्वारा साधनों की, मानसिक संयोग के द्वारा साधनों की खोज अवस्था। खोज अवस्था। जीन पियाजे ने संवेदी क्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय जनित जो गामा अवस्था है, इन अवस्था को 6 उपक्रियाओं में, 6 उप अवस्थाओं में विभाजित किए, जिसमें पहले है सहज क्रियाओं की अवस्था। इसका जो आयुकाल है वो आयुकाल है जन्म से लेकर 30 दिन तक। जन्म से लेकर कितना? 30 दिन तक। प्रमुख वर्ती अवस्था, इसका आयुकाल है 1 माह से 4 माह तक, 1 से 4 माह तक। गौणवर्ती अवस्था, इसका जो आयुकाल है वो है 4 से 6 माह तक। कितना? 4 से 6 माह तक। गौण स्कीमेटा की जो अवस्था है, इसका आयुकाल है 6 से लेकर 12 माह तक, 6 से लेकर 12 माह तक। तृतीय वर्तीय जो अनुक्रिया की अवस्था, इसका जो आयुकाल है ये 12 से लेकर 18 माह तक, 12 से लेकर 18 माह तक। और मानसिक संयोग के द्वारा साधनों की खोज अवस्था, इसका जो आयुकाल है वो है 18 से लेकर 24 माह तक, 18 से लेकर 24 माह तक। अर्थात जो इस अवस्था का जो आयुकाल है वो कितना हो गया? 0 से लेकर, यानी जन्म से लेकर 24 माह का अर्थ कितना हो गया? यहाँ पर 2 वर्ष हो गया। यानी ये क्रिया है ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। और इस संवेदी पेश की जो अवस्था है, इस अवस्था को जीन पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं में विभाजित किया है। सहज क्रियाओं की अवस्था, इस अवस्था के अंतर्गत बालक सबसे पहले सहज यानी जो आसान क्रियाएं होती है, आसान क्रियाएं करता है। कैसे करता है? जैसे किसी वस्तु या जो अंगूठा होता है, कि कोई बालक ऐसा होता है कि जो बार बार होने लग जाता है ना, बार बार होने लगता है, तो ऐसे बालक के लिए क्या करते हैं? कोई वस्तु होती है क्या, फिर वो अंगूठा होता है, वस्तु या अंगूठा को सबसे पहले वो चूसने, मुंह में डालकर चूसना। किसमें? मुंह में डालकर चूसना। ठीक है। ये सहज क्रिया है। सबसे पहले बालक क्या करता है? किसी प्रकार की सहज क्रिया करता है, अर्थात किसी वस्तु या जो अपना अंगूठा होता है हाथ का, उस अंगूठा या फिर उस वस्तु को मुंह में डालकर क्या करने लग जाता है? चूसने लग जाता है। ये उसकी सहज क्रिया। जीन पियाजे ने इस प्रकार की जो क्रिया बालक करता है, उस क्रिया को सहज क्रियाओं की अवस्थाओं का नाम दिया था। प्रमुख वर्तीय अवस्था, इस अवस्था के अंतर्गत बालक क्या करता है? जो सहज क्रियाएं करता है।
इन सहज क्रियाओं की आवर्ती करता है, सहज क्रियाओं की आवर्ती करता है और इन क्रियाओं को बार बार दोहराने लग जाता है। ठीक है, एक बार जब बालक को सिखाया जाता है उसको क्या करता है, वो बार बार दोहराने लग जाता है कि एक दो बार कोई वस्तु या अंगूठा बालक के मुंह में जबरदस्ती डाला जाता है और उसके बाद में वो अपने आप ही क्या करने लग जाता है, उस सहज क्रियाओं की आवर्ती करने लग जाता है। और यदि ये सहज क्रिया एक आदत बन जाती है तो बहुत खतरनाक हो जाती है कि जो बालक जब 10 11 12 वर्ष का हो जाता है, किशोरावस्था में प्रवेश भी कर जाता है, तब तक कहीं पर वो खड़ा होता है और जब वो अपने आप को अकेला महसूस करता है वो तुरंत अपना अंगूठा मुंह में डाल लेता है। क्यों? क्योंकि ये किसके कारण, ये प्रमुख वर्ती अनुक्रियाओं के माध्यम से कि बालक ने क्या किया, उस जो क्रिया सहज क्रिया शुरू की थी उस सहज क्रिया की बार बार क्या की, आवर्ती की, और आवर्ती करने के कारण ये आदत बन गई और आदत एकदम से खतरनाक हो गई। गुणवर्ती अनुक्रियाओं की अवस्था ये 4 से 6 माह तक चलती है और इस अवस्था के अंतर्गत बालक क्या करता है, जो सहज क्रियाओं का पूरी तरह से त्याग कर देता है। गौणवर्तीय अवस्था के अंतर्गत बालक सहज क्रियाओं का क्या करता है, त्याग करता है और इस प्रकार की अनुक्रियाएं करता है कि जो एकदम से रोचक हो, रोचक के साथ में वो मनोरंजक हो और मनोरंजक के साथ में बालक को उन क्रियाओं में यदि आनंद की प्राप्ति हो रही है, बालक इस प्रकार की अनुक्रिया करने लग जाता है। कि गौणवर्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था के अंतर्गत बालक सहज क्रिया जिनकी आवर्ती की है, इन आवर्तियों को करना एकदम से कम कर देता है और इस प्रकार की अनुक्रिया करता है जो एकदम से रोचक होती है, मनोरंजक होती है, या फिर ऐसी अनुक्रिया जिसमें बालक को आनंद की प्राप्ति होती है। अर्थात बालक के सामने किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक खिलौना रख दिया जाता है जो एकदम से हिलने डुलने वाला हो, आगे पीछे होने वाला हो, नाचने वाला हो, बालक ऐसे खिलौने में आनंद की प्राप्ति करता है। वो क्योंकि वो विषय वस्तु कैसी है, वो एकदम से मनोरंजक है और रोचक है। ठीक है, और इस आधार पर बालक के शरीर पर यदि उंगलियां वगैरह फेरी जाती है, हाथ वगैरह लगाया जाता है और गुदगुदी होने के तुरंत बाद में वो हंसने लग जाता है कि इस अनुक्रिया से भी क्या होने लगा है, उस बालक को आनंद की प्राप्ति होने लगी है। गौण स्कीमेटा की जो अवस्था होती है वो 6 से 12 माह तक है। इस अवस्था के अंतर्गत आते आते बालक क्या करने लग जाता है, इस अवस्था में बालक थोड़ा बहुत अनुकरण करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है, अनुकरण करने लग जाता है। जब शेषवा अवस्था पढ़ेंगे वहां पर हमें विस्तार से अध्ययन करेंगे कि जब बालक 3 माह का होता है, कि जब बालक का जन्म होता है, ठीक है, जन्म होते ही बालक अपनी माता को केवल और केवल गंध से पहचानने लगता है। जब बालक 3 माह का होता है तब वो अपने माँ की आवाज पहचानने लगता है। इसका मतलब आवाज पहचानने लग गया, वो अनुकरण करने लग गया। ठीक है, जब बालक 6 माह का होता है, 6 माह का होता है तब वो अन्य सदस्यों की भी, परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं इन अन्य सदस्यों की भी आवाज पहचानने लग जाता है। और जब 8 माह का हो जाता है तो 8 माह का होने के बाद में वो स्पष्ट अनुकरण करने लग जाता है। तो इस अवस्था में बालक जो वयस्क यानी जो बड़े व्यक्ति होते हैं उन बड़े व्यक्तियों का अनुकरण करने भी लग जाता है। ठीक है, अनुकरण के माध्यम से सीखने लग जाता है। ठीक है, अर्थात बालक के सामने कोई भी विषय वस्तु होती है और उस विषय वस्तु को एकदम से छुपा दी जाती है, यानी कोई खिलौना होता है और खिलौने को छुपा दिया है और छुपाने के बाद में भी बालक क्या करता है, उस खिलौने को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। ठीक है, तृतीय वर्तीय अवस्था, जो तृतीय वर्तीय अवस्था होती है, ये अवस्था होती है, इस अवस्था के अंतर्गत बालक क्या करता है कि इस अवस्था में बालक जो सभी प्रकार की अनुक्रियाएं होती है उन अनुक्रिया के माध्यम से उस बालक का जो ज्ञान है वो ज्ञान एकदम से आगे बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ने के बाद में बालक के सामने किसी भी प्रकार का कोई उद्देश्य होता है, बालक इस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है। क्या करता है, किसी भी प्रकार का साधन का सहारा लेता है और सहारा लेने के बाद में बालक उस उद्देश्य को प्राप्त करने लग जाता है। और यहाँ पर आने के बाद में जो वेशक होते हैं, बड़े लोग होते हैं, यानी देख कर सुनकर और स्पर्श करने की, देख कर सुन करने की जो योग्यता होती है वो बालक यहाँ पर आकर विकसित होने लग जाती है। यहाँ पर बालक जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनको देखकर और सुनकर उनके माध्यम से बताई गई जो बातें होती है उनको स्वीकार करने लगता है। अर्थात जो उद्देश्य होता है और उद्देश्य के साथ में उद्देश्य को प्राप्त करने के जितने प्रकार के साधन होते हैं, स्थितियां होती हैं, उनका सहारा लेने लग जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही इस अवस्था के अंतर्गत जो बालक होता है वो बालक क्या करता है कि थोंडाई का जो प्रयास है वो त्रुटि का सिद्धांत है। किसी भी विषय वस्तु को सीखता है और सीखने के बाद में उसको भूल जाता है। प्रयास है जो त्रुटि का सिद्धांत है, उस त्रुटि के सिद्धांत के माध्यम से सीखने की कोशिश भी करते हैं। और लास्ट अवस्था मानसिक संयोग के द्वारा साधनों को खोज करने की अवस्था। ये अवस्था होती है, ये 18 से लेकर 24 माह तक चलती है। कब तक चलती है, 18 से लेकर 24 माह तक चलती है।
इस अवस्था के अंतर्गत बालक के सामने कोई विषय वस्तु रखी जाती है। क्या रखी जाती है? कोई विषय वस्तु रखी जाती है। और विषय वस्तु रखने के बाद में इस विषय वस्तु को एक बार वहां से हटा ली जाती है, और हटाने के बाद में भी बालक क्या करता है? इस विषय वस्तु के अस्तित्व को जानने की कोशिश करता है। इस विषय वस्तु के अस्तित्व को जानने की कोशिश करता है। अर्थात इस अवस्था में बालक का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान थोड़ा थोड़ा स्थायी होने की प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। अर्थात स्थायित्व की प्रवृत्ति होती है वो बालक के अंतर्गत मानसिक संयोग के द्वारा साधनों की जो खोज अवस्था होती है उस खोज की अवस्था के माध्यम से थोड़ा थोड़ा स्थायी होने लगता है। ठीक है, एक बार फिर से बात करते हैं। पहली अवस्था है संवेदी क्रियात्मक अवस्था, संवेदी इंद्रजनित अवस्था या फिर संवेदी पेशी अवस्था के नाम से भी पुकारते हैं, सेंसोरी मोटर स्टेज, जिसको एक शब्द में एसएमएस के नाम से भी पुकारते हैं। और इसका जो आयुकाल है वो जीन पियाजे ने जन्म से लेकर 2 वर्ष स्वीकार किया है। इस अवस्था में बालक जो अपना सभी प्रकार का ज्ञान है वो इंद्रियों के माध्यम से देखकर, सुनकर, स्पर्श करके या फिर चखकर प्राप्त करता है। सारे अनुभव इंद्रियों पर आधारित होने के कारण इस अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, इस अवस्था में जो बालक होता है वो सभी प्रकार के अनुभव और क्रियाएं होती है वो इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त करता है, जैसे भूख लगने पर रोना, उत्तेजना होने पर हाथ पैरों को जोर जोर से हिलाना। जीन पियाजे ने संवेदी क्रियात्मक अवस्था को 6 उप अवस्था में विभाजित किए, जिसमें पहले सहज क्रियाओं की अवस्था जिसका आयुकाल है जन्म से लेकर 30 दिन तक। इस अवस्था में बालक क्या करता है? सबसे पहले सहज क्रियाएं करता है, अर्थात कोई वस्तु या अंगूठा बालक के मुंह में दे दिया जाता है, बालक उसको चूसने लग जाता है। और प्रमुख वर्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था होती है, इसका आयुकाल है 1 से लेकर 4 माह तक होता है। इस अवस्था के अंतर्गत बालक क्या करता है? सहज क्रियाओं की आवृत्ति करता है। गौण वर्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था होती है, इसमें बालक सहज क्रियाओं का त्याग कर देता है और इस प्रकार की क्रियाएं करता है जो रोचक होती है, मनोरंजक होती है और जिन क्रियाओं में बालक को आनंद की प्राप्ति होती है। गौण स्कीमेटा की जो अवस्था होती है, इस अवस्था के अंतर्गत बालक क्या करता है? अनुकरण करने लगता है ना, अनुकरण करता है और अनुकरण करके बालक किसी भी विषय वस्तु को सीखने की कोशिश करता है। बालक के सामने कोई विषय वस्तु रख दी जाती है, रखने के बाद में उसको छिपा दी जाती है तो बालक उसको खोज करने की कोशिश भी करता है। और तृतीय वर्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था होती है ये चलती है 12 से लेकर 18 माह तक चलती है। इस अवस्था के बालक के सामने कोई उद्देश्य रखा जाता है और बालक उद्देश्य को प्राप्त करने के जितने प्रकार के साधन होते हैं वो सारे साधनों का प्रयोग करता है। इंद्रियजन्य जितने प्रकार के अनुभव होते हैं वो सारे के सारे प्रयोग करने की कोशिश करता है। अर्थात इस अवस्था के अंतर्गत तृतीय वर्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था के अंतर्गत बालक किसी विषय वस्तु को सीखने की देखकर सुनकर सीखता है लेकिन फिर वापस भूल जाता है। तो ये तो होता है कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में जो प्रयास है त्रुटि का सिद्धांत है, अन्य नाम है, उसके माध्यम से सीखने की कोशिश करता है। और छठवीं जो अवस्था है वो मानसिक संयोग के द्वारा साधनों की खोज अवस्था, ये 18 से 24 माह तक चलती है। इस अवस्था में बालक की किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान है उस ज्ञान को एकदम से स्थायी करने की कोशिश करता है, स्थायी करने की प्रवृत्ति को अपना लेता है। बालक के सामने कोई विषय वस्तु रखी जाती है, रखने के बाद में वापस उसको हटा ली जाती है, तो हटाने के बाद में भी बालक क्या करता है? उस विषय वस्तु का जो अस्तित्व होता है उस अस्तित्व को जानने की कोशिश करता है। तो ये अवस्था थी जीन पियाजे की संवेदी क्रियात्मक अवस्था। दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज POS। और इस अवस्था का जो आयुकाल है वो कितना है? वो 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था बालक के अंतर्गत चलती है। ठीक है, इस अवस्था के अंतर्गत जीन पियाजे ने स्वीकार किया कि एक बालक का जो व्यवहार होता है इस अवस्था में बालक केवल और केवल आत्म केंद्रित होता है। कैसा होता है? आत्म केंद्रित। 2 वर्ष का बालक होता है, 2 वर्ष के बालक को दुनियादारी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है, वो आत्म केंद्रित होता है। किसी खिलौने को देखता है, खिलौने को देखने के बाद में उस खिलौने को अपना ही समझता है, आत्म केंद्रित होता है। क्योंकि बालक का जो व्यवहार होता है वो बालक के जितनी प्रकार की अनुक्रियाएं होती है वो बालक के चारों ओर ही केंद्रित होती है।
बालक को खुद का ज्ञान होता है, खुद के अलावा दूसरे व्यक्ति का, अन्य बालकों के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। तो सर्वप्रथम बालक क्या होता है, पूर्व क्रियात्मक अवस्था में सर्वप्रथम बालक का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, आत्म केंद्रितता, बालक स्वयं पर डिपेंड रहता है। लेकिन जब बालक 5 वर्ष का हो जाता है, 5 वर्ष के बाद में बालक अन्य बालकों के संपर्क में आता है, अन्य बालकों के संपर्क में आता है और इन अन्य बालकों के साथ में क्या करता है, वो खेलना कूदने भी लग जाता है। और 5 वर्ष का होने के बाद में बालक का जो व्यवहार होता है वो एकदम से अनुकरणात्मक व्यवहार हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इंद्रियों के माध्यम से अनुकरण नहीं कर रहा है, यहाँ पर जो अनुकरण कर रहा है, अब बालक का वातावरण के साथ में अंतःक्रिया हो रही है, अन्य बालकों के साथ में बालक क्या कर रहा है, खेलना कूदना उसने शुरू कर दिया है। और शुरू करने के बाद में अब बालक क्या करने लग गया है, अनुकरण करने लगे हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सर्वप्रथम बालक का जो व्यवहार होता है वो आत्म केंद्रित होता है, लेकिन 5 वर्ष के बाद में बालक अन्य बालकों के संपर्क में आता है, उनके साथ में खेलता है कूदता है और खेलने कूदने के साथ में इन बालकों से क्या करता है, वो अनुकरण करके कुछ न कुछ बातें सीखता है। ठीक है, इस अवस्था के अंतर्गत प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। इस अवस्था में बालक गामक क्रियाओं का त्याग कर देता है। किनका कर देता है, गामक क्रियाओं का, जो इंद्रियों पर आधारित संवेदी तेज के जो जितने प्रकार की अनुक्रियाएं थी, इन सारी अनुक्रियाओं का क्या कर देता है, त्याग कर देता है। ठीक है, त्याग क्यों कर देता है, क्योंकि भाषा, बालक बोलने लग जाता है, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है। ठीक है, अब बालक बोलने लग जाता है, जब बोलने लग जाता है तो बालक के सामने किसी भी प्रकार की कोई विषय वस्तु रखी जाती है और उस विषय वस्तु को बालक बोलकर भी प्रकट करने लग जाता है। अर्थात वस्तु और वस्तु के साथ में जो भाषा होती है, वस्तु और शब्द होते हैं, वस्तु और वस्तु के साथ में जो भाषा के शब्द होते हैं, उन दोनों का आपस में क्या कर लेना है, वो समायोजन स्थापित कर लेता है, उनमें सामंजस्य स्थापित कर लेता है। कि बालक के सामने कोई खिलौना रखा जाता है तो बालक उस खिलौने को देखता है या फिर उसको उठाता है और उठाते ही उसका साथ में नाम भी बोलने लगता है कि ये क्या है, ये खिलौना है। प्राक संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक गामक क्रियाओं का त्याग कर देता है, क्योंकि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है, बालक बोलने लग जाता है, किसी खिलौने को उठाता है, उठाने के साथ में क्या करता है, उस खिलौने का वो नाम भी बोलने लग जाता है। किसी जानवर को देखता है, देखने के तुरंत बाद ही क्या करता है, उसी जानवर का, किसी गाय को देखता है तो वो गाय का नाम भी लेने लग जाता है, क्योंकि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे और इसका भी हमें विस्तार से अध्ययन शेषवावस्था के अंतर्गत करेंगे कि जब बालक 1 वर्ष का होता है, कितने वर्ष का, ये सेकेंड ग्रेड साइंस का डिपार्टमेंट है और सीटेट की एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया कि जब बालक 1 वर्ष का होता है तो वो 2-3 अस्पष्ट शब्दों का उच्चारण, 1 वर्ष का होता है तब वो 2-3 अस्पष्ट शब्दों का उच्चारण करने लगता था। ये प्रश्न पूछा गया था कि जब बालक 2 वर्ष का होता है, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का होता है तो वो 2-3 शब्दों का, ठीक है, 2-3 शब्दों का वो सार्थक वाक्य बोलने लग जाता है, 2-3 शब्दों का सार्थक वाक्य बोलने लग जाता है। इस प्रश्न को घुमा पर आके पूछा गया था कि कितने माह का बालक, कितने माह का बालक 2-3 शब्दों का सार्थक वाक्य बोलने लग जाता है। ठीक है, तो 6 से 12 माह का बालक, ठीक है, 6 से लेकर 12 माह का बालक, 12 से लेकर 18 माह का बालक या फिर 18 से लेकर 24 माह का बालक। ठीक है, तो 24 माह यानी 2 वर्ष हो गए, 18 से लेकर 24 माह के बालक को बार बार स्वीकार किया जा रहा है। तो 2 वर्ष का होता है जब बालक 2-3 शब्दों का सार्थक वाक्य बोलने लग जाता है, और जब बालक 3 वर्ष का हो जाता है तो 4-5 शब्दों का सरल वाक्य बोलने लग जाता है। ठीक है, सरल वाक्य। तो 3 प्रकार के प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं। 1 वर्ष का होता है तो 2-3 अस्पष्ट बोलते हैं, 2 वर्ष का होता है तो 2-3 शब्दों का सार्थक वाक्य बोलने लगता है, और 3 वर्ष का होता है तब वो 4-5 शब्दों का सरल वाक्य बोलने लगता है। अब यहाँ पर देखो, हमें प्रश्न माह देकर भी पूछा जा सकता है। ये प्रश्न भी सीटेट में पूछा गया कि कितने माह का जो बालक है वो 4-5 शब्दों का सरल वाक्य बोलने लग जाता है। सीटेट की एग्जाम लगी थी, उसमें लेवल फर्स्ट के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया था और उसमें स्वीकार किया था कि 30 से लेकर 36 माह का बालक, तो 36 माह में 3 वर्ष से होते हैं, तो दोनों आधार पर हमें याद रख लेना है। ठीक है,
तो पराग संक्रियात्मक अवस्थाओं के अंतर्गत बालक कामक क्रियाओं का त्याग कर देता है, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है। बालक के विषय वस्तु और शब्दों का आपस में क्या कर लेता है, समन्वय स्थापित कर लेता है। किसी विषय वस्तु को देखता है, देखने के बाद में उसके शब्दों का उच्चारण भी करने लग जाता है। ठीक है, इस अवस्था के अंतर्गत जब बालक 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होने के बाद में 5 वर्ष का होने के बाद में जो सजीव विषय वस्तु होती है और सजीव के साथ में जो निर्जीव विषय वस्तु होती है, सजीव और निर्जीव विषय वस्तु, इन दोनों के बीच में बालक अंतर करने भी लग जाता है। कि सजीव और निर्जीव विषय वस्तु के बीच में अंतर करने भी लग जाता है। इसके अलावा वस्तुओं की गणना करना, किनकी वस्तुओं की गणना करना, वस्तुओं की गणना करना, रंगों की पहचान करना, इसकी रंगों की पहचान करना, पूछने पर नाम बताना। ठीक है, अपना नाम बता भी देता है और बताने के बाद में वो क्या करने लग जाता है, नाम वापस पूछ भी लेता है। लेकिन इस अवस्था के अंतर्गत बालक में तर्क वितर्क चिंतन मनन अर्थात सोचने समझने की शक्ति होती है, उन शक्ति का बिल्कुल भी विकास नहीं होता। एक बार मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इस अवस्था में बालक में सोचने समझने की तर्क वितर्क करने की जो शक्ति होती है उसका बिल्कुल भी विकास नहीं होता है। तो ये अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक चलती है। इसके बाद में COS कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका जो आयुकाल है वो 7 से लेकर 11 वर्ष तक चलता है। इसके संबंध में सेकंड ग्रेड की एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया। ठीक है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो आयुकाल है वो कितना है, तो वहां पर जो स्वीकार किया था वो विकल्प में 7 से लेकर 10 वर्ष ही था, 7 से लेकर 11 वर्ष था ही नहीं, विकल्प में नहीं दिया हुआ था। और विकल्प में कितना था, 7 से लेकर 10 वर्ष था। तो ये 7 से लेकर 11 वर्ष तक चलती है। तो सीधा प्रश्न में पूछा गया कि जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का आयुकाल है, तो सेकंड ग्रेड की एग्जाम में 7 से लेकर 10 वर्ष भी स्वीकार किया गया है। ठीक है, इस अवस्था के अंतर्गत बालक में जो तार्किक चिंतन होता है, ठीक है, तार्किक चिंतन का विकास हो जाता है। लेकिन तार्किक चिंतन उन्हीं विषय वस्तु के प्रति होता है जो प्रत्यक्ष या फिर मूर्त होती है। यानी बालक में सोचने समझने की जो शक्ति होती है उसका विकास तो हो जाता है, लेकिन विकास जिन विषय वस्तु के प्रति होता है जो बालक की आंखों के सामने प्रत्यक्ष अर्थात मूर्त होती है। बालक के सामने कोई विषय वस्तु जैसे ग्लोब को रखा दिया जाता है, कोई मानचित्र वगैरह रख दिया जाता है, तो वो बालक के सामने रख दिया जाता है और मानचित्र रखकर बालक को कहा जाता है कि इस मानचित्र यानी पूरे विश्व का मानचित्र रखा है। ठीक है, और मानचित्र को रखने के बाद में बालक से कहा जाता है कि देख इसके अंतर्गत भारत नाम कहाँ पर लिखा हुआ है। तो यदि सामने होता है तो सामने तो बालक उसमें आसानी के साथ में देख सकता है। तो बालक की जो तार्किक चिंतन है यानी प्रत्यक्ष और मूर्त विषय वस्तु होती है, इनके प्रति बालक का तार्किक चिंतन है उसका विकास हो जाता है। जीन पियाजे ने संक्रियात्मक अवस्था को वैचारिक क्रिया का काल कहा है, वैचारिक क्रिया का काल कहा है। अब सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा कि वैचारिक क्रिया का काल कौन सी अवस्था है, तो 6 से लेकर यानी 12 वर्ष, 6 से लेकर 12 वर्ष तक चलती है कौन सी अवस्था, बाल्यावस्था। ये सेकंड ग्रेड की एग्जाम में एक बार फिर से प्रश्न पूछा गया जो पीछे वाले एग्जाम लगी थी। ठीक है, बाल्यावस्था। जीन पियाजे ने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को वैचारिक क्रिया का काल कहा है, क्योंकि बालक में तार्किक चिंतन की योग्यता प्रत्यक्ष विषय वस्तु के प्रति विकसित होगी। बालक सामने किसी विषय वस्तु को देखता है तो उसके प्रति कल्पना करने लग जाता है, तर्क वितर्क करने लग जाता है और उनके प्रति चिंतन मनन है वो भी करने लग जाता है, यानी वैचारिक क्रिया का काल है वो शुरू हो जाता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को जीन पियाजे ने वैचारिक क्रिया का काल कहा है और प्रश्न पूछा था कि वैचारिक क्रिया का काल कौन सी अवस्था है, तो बाल्यावस्था को वैचारिक क्रिया का काल कहा जाता है। इस अवस्था के अंतर्गत बालक क्या करता है, बालक दिन दिनांक
दिन, दिनांक, सप्ताह है, वार है, इन्हें सभी प्रकार की जो स्थितियां होती है उन्हें सभी प्रकार के स्थितियों का ज्ञान करने लग जाते हैं। इस अवस्था में आने के बाद में बालक दो विषय वस्तु के बीच में, कितने विषय वस्तु के बीच में, दो विषय वस्तु के बीच में, दो विषय वस्तु के बीच में क्या क्या समानता होती है, उन दोनों में क्या अंतर होता है, ये बातें भी जानने लग जाता है। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक उचित अनुचित, ठीक है, उचित अनुचित, सही या फिर क्या गलत है, इन्हें सभी प्रकार की धारणाओं का पूरा पूरा विकास कर लेता है। अर्थात इस अवस्था में आने के बाद में बालक की जो मूर्त बुद्धि होती है उस मूर्त बुद्धि का पूरा विकास हो जाता है। बालक सामने किसी विषय वस्तु को देखता है और देखने के बाद में उसके ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। लास्ट है FOS फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसका आयुकाल 11 वर्ष से अधिक स्वीकार किया है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका आयुकाल 11 से लेकर 11 वर्ष से अधिक है। फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न पूछा भी गया है कि इस अवस्था को दो आधारों पर पूछा गया है। इस अवस्था को अन्य औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। प्रश्न पूछा था कि जीन पियाजे ने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का आयुकाल स्वीकार किया है, तो उसमें विकल्प दिया हुआ था 11 से लेकर 15 वर्ष। फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है 11 से लेकर 15 वर्ष, यानी 11 वर्ष से अधिक चलती है, तो इस आधार पर भी प्रश्न पूछा गया है। इस अवस्था के अंतर्गत बालक की जो अतार्किक चिंतन यानी अमूर्त चिंतन की जो योग्यता होती है, अमूर्त चिंतन की जो योग्यता होती है, इस अवस्था में बालक में अमूर्त चिंतन की योग्यता का पूरा पूरा विकास हो जाता है। अर्थात बालक में कल्पना शक्ति, चिंतन मनन की शक्ति, तर्क वितर्क की शक्ति, समस्या समाधान की शक्ति, समानता, अंतर, तुलना, विश्लेषण, संश्लेषण, व्याख्या, ये सभी प्रकार की जो स्थितियां होती है वो सारी के सारी स्थितियां बालक में विकसित हो जाती है। ठीक है, इस अवस्था में आने के बाद में भाषा संप्रेषण का, ठीक है, संप्रेषण, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो विचारों का आदान प्रदान होता है उन विचारों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। इस अवस्था में आने के बाद में भाषा संप्रेषण का उच्च स्तरीय माध्यम बन जाती है। क्या बन जाती है? उच्च स्तरीय माध्यम बन जाती है। इस अवस्था में आने के बाद में बालक के सामने कोई भी विषय वस्तु नहीं रखी जाती, जैसा कि ये सांपट है, ऐसे सांपट को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तो बालक देखकर बता देता है, लेकिन अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर सांपट के पीछे किस प्रकार की स्थितियां होती है, यानी कोई भी विषय वस्तु बालक के सामने नहीं होती है तो भी बालक क्या करता है, कल्पना, चिंतन, मनन, तर्क वितर्क करके उस समस्या का समाधान कर लेता है। जैसा कि जब हमने 12वीं कक्षा में आने के बाद में हमारा अमूर्त चिंतन की योग्यता का पूरा पूरा विकास हो गया था, वहां पर जब हम एग्जाम देने गए थे तो एग्जाम में 28 या 30 के लगभग प्रश्न आए थे। हमें सारे प्रश्न नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी हम ऐसा प्रश्न भी आया था कि जिसको हमने ये बताया था कि ये सिलेबस के बाहर है, वो प्रश्न 6 अंक का था, लेकिन फिर भी हम उस प्रश्न को पूरा हल करके 6 पृष्ठ उस प्रश्न के अंतर्गत भर के हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारी अमूर्त चिंतन की जो योग्यता थी उसका पूरी तरह से विकास हो गया था। जो विषय वस्तु हमारे सामने नहीं थी, बल्कि फिर भी क्या हुआ, उस विषय वस्तु के प्रति कल्पना करने की शक्ति, चिंतन मनन करने की जो शक्ति थी उसका हमारा पूरा विकास हो गया था। और पूरा विकास होने के कारण हमने क्या किया, उसका पूरा समाधान कर दिया। इस अवस्था के अंतर्गत बालक में समस्या के समाधान की, किसकी, बालक में समस्या के समाधान की शक्ति का भी पूरा पूरा विकास हो जाता है। बालक के सामने किसी भी प्रकार की समस्या आती है, बालक समस्या का समाधान आसानी के साथ में कर लेता है। इस अवस्था में बालक की जो बुद्धि होती है, बुद्धि बहुआयामी हो जाती है, यानी बुद्धि का भी संपूर्ण विकास होने लग जाता है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है, इस अवस्था में बालक सीखने की कोशिश तो करता है, लेकिन इस अवस्था में बालक थोंडाई के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के द्वारा सीखता है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। बालक के जीन पियाजे की संक्रियात्मक अवस्था और वैसे विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत वो बाल्यावस्था को स्वीकार किया गया। ठीक है,
तो इस अवस्था में बालक थोंडाई के प्रयास से त्रुटि के द्वारा सीखता है, लेकिन अमूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें बालक की बुद्धि का पूरा विकास हो जाता है और इसमें बालक के जो सूझबूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है उसके माध्यम से सर्वाधिक सीखता है, क्योंकि बालक की इस औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत समझ होती है वो पूरी तरह से विकसित हो जाती है। तो इस आधार पर जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास की कुल 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है और ये अवस्था हमारे लिए बिल्कुल एकदम से इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका उल्लेख भी किया है और प्रश्न इसमें से पूछे भी गए हैं। तो आप एक बार में नहीं समझ पाता है तो एक से अधिक बार आप वीडियो को देखें और देखने के बाद में आसानी के साथ में समझे, बल्कि प्रश्न गलत बिल्कुल भी नहीं करें। धन्यवाद दोस्तों।